दोस्तों नमस्कार। बहुत स्वागत आपका चौकस भारत में। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। देखिए, बिहार के अगर बात करें सियासी नक्शों पर, तो सियासी नक्शे पर जिस तरह का जातीय समीकरण हावी होते दिखता है हमेशा, वो इस लोकसभा चुनाव में भी पीछे हटने वाला नहीं है। और अब स्थिति ये हो गई है कि जब से चिराग पासवान और पशुपति पारस, हालांकि पशुपति पारस तो पहले से ही एनडीए के एक सहयोगी दल के रूप में हैं, चिराग पासवान भी अब उस दल के सहयोग में लग चुके हैं। हालांकि परोक्ष रूप से चिराग पासवान बहुत पहले से ही इस पार्टी का हेल्प कर रहे हैं, सहायता में लगे हुए हैं। लेकिन बार बार इन्होंने यही कहा है कि भाई हम तो नरेंद्र मोदी के हनुमान हैं। लेकिन अब जो स्थिति बन रही है, जातीय जनगणना राज्य में शुरू हो गई है फिर से, क्योंकि हाईकोर्ट ने फिर से आदेश दे दिया है कि इसे रोका नहीं जाए। अब जातीय जनगणना शुरू होने के बाद जातीय समीकरण पर बहुत जोर शोर से काम हो रहा है। अब समीकरणों को देखते हुए, जैसे ये जो समीकरण है वो अन्य घटकों पर काफ़ी भारी पड़ जाता है, और ये कहा जाता है कि भाई आखिरी चरण में, चुनाव के आखिरी चरण में ये घटक जो है वो पूरा पासा पलट देता है। हम सबसे हॉट स्थिति की बात में लगे हुए हैं। जी हाँ, चिराग पासवान और पशुपति पारस, ये दोनों अभी काफ़ी चर्चा में हैं। और इनकी जाति, जो पासवान जाति है, इनकी लगभग भी पूरे बिहार में लगभग 5% वोट है इनका। इस पर किस तरह के काम हो रहे हैं, इन बातों पर चर्चा करने के लिए हम उसी खेमे से, यानी पशुपति पारस के खेमे की जो देवयानी मित्रा जी हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, उन्हीं से आज बातचीत करेंगे। इनसे ये पूछेंगे, सवाल यही होगा हमारा कि ये 5% क्या 2.5% में अब बंटने वाला है? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता है। सबसे पहले तो मैं मैंने जो आपका जनगणना दोबारा जो हाईकोर्ट ने ऑर्डर दिया है, मैं उसी का समर्थन नहीं करती, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इंसानों के बीच में द्वेष बढ़ाने का काम आपका जातीय जनगणना करता है। लेकिन अब जब जातीय जनगणना का जो आपका हाईकोर्ट का आदेश आ गया, तो उसको हम लोग नकार भी नहीं सकते। और रही बात आप जो बंटवारे की बात कर रहे हैं, मुझे ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि सुनने में ऐसा आया है कि भाई कुछ चंद जो युवाएं हैं, वो शायद जो पहली बार जो इस बार मतदान करेंगे, हो सकता है चिराग जी के उनको लगता होगा कि भाई चिराग जी को हम लोग वोट करें, और इसी प्रकार का वो प्रचार भी हो रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये प्रोपेगेंडा है, और ये दिखाया जा रहा है कि भाई यूथ जो है वो चिराग के साथ है, और इस ढंग से ही वो क्या कहते हैं, चीज़ों को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो सोशल मीडिया हो। फिलहाल तो मैंने सोशल मीडिया पे ही देखा है, और जहाँ जहाँ जा रहे लोग उनसे मिलने आ रहे, चाहे वो आपके अल्पसंख्यक की जो अभी जो उनका SK मेमोरियल में हुआ था, तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए लग रहा है कि भाई ये प्रोपेगेंडा के तहत वो ये दिखा रहे हैं कि भाई एनडीए में आने के बाद या एनडीए में आने से पहले उनके पास इतने लोग हैं कि भाई पासवान के आधा जो वोट है, 2.5% वोट उनके साथ है। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि ये थोड़ा प्रोपेगेंडा को बढ़ाने के लिए या फिर इसको थोड़ा लाइमलाइट में लाने के लिए इन सारी चीज़ों को किया जा रहा है। देखिए, ये जो कास्ट है ना, पासवान जो कास्ट है, वो कहा जाता है लगभग 45 लाख से ऊपर, 46-47 लाख की संख्या है इस पूरे कास्ट की। इस राज्य में लगभग 5% वोट का अकेला मालिक है ये पूरा कास्ट। आखिरी चरण में ये कास्ट जो है वो पूरा स्थिति को पलटने में काबिज होता है। उदाहरण के तौर पर स्वर्गीय रामविलास पासवान का जो राजनीतिक कैरियर है उसको हम देख सकते हैं। यहाँ तक कि आखिरी चरण में जिन भी निकलता है इस पूरे माहौल से। तो अब क्या लगता है, पशुपति पारस जी भी उसी दल में हैं, चिराग पासवान भी उसी दल में है। हाजीपुर सीट को लेकर के हमेशा द्वंद्व की स्थिति बनी हुई रहती है। अब ये 5% वोट इस हॉट सीट को कैसे बर्दाश्त करेगा, कैसे इसको मैनेज करेगा? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि श्री पशुपति कुमार पारस जी आज नहीं, कम से कम 4 दशकों से उस जगह पे उन्होंने काम किया है, और आज से नहीं, 1977 जब से स्वर्गीय श्री रामविलास पासवान जी ने उनको बागडोर दिया था, तब से वो संभाल रहे हैं। और आप जब 45 या 46 ईयर्स का एक्सपीरियंस, और वो भी सिर्फ आपका किताबी नहीं, आपका थ्योरी में,
जाके काम करना, लोगों से मिलना, देखना, जो सारी चीज़ें जो एक नेता को करना चाहिए, वो सारी चीज़ें हमारे केंद्र के मंत्री ने किया है। और उस वक्त वो अपना नौकरी छोड़ के, छोटे से एक प्राइमरी स्कूल में वो टीचर थे, उस चीज़ को छोड़ते हुए अपने बड़े भाई के आदेश में उन्होंने हाजीपुर को संभाला। तो मुझे ऐसा लगता है कि राजनीतिक करियर बोलिए या फिर हमारे क्या कहते हैं स्वर्गीय श्री रामविलास पासवान जी का आदेश बोलिए, उन सारी चीज़ों को अगर मैं एक साथ करूं तो मुझे लगता है कि बड़े भाई का आदेश और सम्मान के लिए जो उन्होंने हाजीपुर में काम किया, मुझे नहीं लगता है कि अचानक से युवा पीढ़ी या फिर उनके पहला पीढ़ी उस चीज़ को भूल जाएंगे। जस्ट बिकॉज अभी अचानक से स्वर्गीय श्री रामविलास पासवान जी के बेटे चिराग पासवान जी अचानक से अपना राजनीतिक करियर को एज अ करियर बनाने के लिए वो अचानक से 1 साल 2 साल से वो अपने आप को कोशिश कर रहे हैं कि बिहार की राजनीति में सेट करे या बिहार की राजनीति को समझे। लेकिन फिर मेरा वही सवाल है कि बिहार की राजनीति को समझने के लिए चाहे वो चिराग पासवान हो, चाहे कोई भी हो, उनको बिहार में रह के काम करना पड़ेगा, लोगों के इमोशन से कनेक्ट करना पड़ेगा। ये बात तो आप बहुत पहले से ही बोलती आई हैं। जब आप उस दल में थी, प्रवक्ता थी वहाँ भी, तो आपने ये कहा था, कई बार कहा था, आपके बाइट में भी आए थे कि भाई चिराग जी को यहाँ रहना पड़ेगा। खैर वो अलग मुद्दा है। जातीय अगर गणना की बात करें तो हाई कोर्ट का जो आदेश हुआ है उसके बाद शुरू हो चुका है। आदेश भी डीएम को दिया जा चुका है कि भाई आप जल्दी से इसको पूरा कराएं, चूँकि 20% जो है वो अभी भी बाकी रह गया है गणना, जातीय गणना, और 7 दिन में इसे पूरा करने की भी कोशिश हो रही है। अब जब आप चिराग पासवान जी के साथ थीं तो आपको याद होगा चिराग पासवान जी जब इस पर रोक लगा था तो नीतीश कुमार जी पर उंगली उठाए थे कि नीतीश कुमार जी जातीय गणना कराना ही नहीं चाहते हैं। उन्होंने यहाँ तक कह दिया था कि नीतीश कुमार नाखून कटवा के शहीद होना चाहते हैं। तो ये जो मसला है, अब अचानक से परिवर्तन हो गया, बोल परिवर्तित हो गए, सबके राग बदल गए। जो कल इनके पक्ष में, जातीय गणना के विपक्ष में बोलते थे, अब पक्ष में बोलने लगे। क्या लग रहा है अब पूरा माहौल जो है इतना परिवर्तित कैसे हो गया? नहीं देखिए, क्या कहते हैं, अब जब हाई कोर्ट का ऑर्डर आ गया, मुझे लगता है कि न्यायालय के जो आपके वर्डिक्ट है उस पर क्वेश्चन करने का अधिकार किसी को भी नहीं है। लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि जातीय जनगणना जनरली आपके कल्याण के लिए होता है। अगर उस जन कल्याण को इम्प्लीमेंट करके अगर महागठबंधन की सरकार इसको करते हैं तो वेल एंड गुड। लेकिन इतिहास गवाह है और महागठबंधन की पिछले रिकॉर्ड अगर आप देखेंगे कि जातीय जनगणना यहाँ पे लोगों के बीच में द्वेष पैदा करना कि भाई दलित कितने, महादलित कितने, उसके बाद क्या आप इसको एज अ कास्टिज्म पे अगेन वही वोट फॉर कास्ट, योर वोट बट फॉर कास्ट, अगर आप फिर से यही करना चाहते तो यही चीज़ होगा जो अभी हम लोग बैठ के आंकड़े सेट कर रहे हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हाजीपुर से जो लड़ाई जो आप अभी बता रहे कि चाचा और भतीजे की है, मुझे लगता है कि यहाँ पे लड़ाई है ही नहीं। फिलहाल जो हाजीपुर के सांसद है और जहाँ पे उन्होंने काम किया वो हमारे मंत्री जी है। फिलहाल जो मुझे जो श्योरिटी है, मुझे जो पता है कि हम लोग तो हाजीपुर से दावेदारी नहीं, हम लोग को पता है कि हाजीपुर हमारा है और हाजीपुर हमारे मंत्री जी का माँ है, तो हम लोग वहाँ पे लड़ेंगे और आगे भी लड़ेंगे। और बाकी बात वोट परसेंटेज बंटने की, मुझे नहीं लगता है कि युवा पीढ़ी सिर्फ चिराग जी का चेहरा देख के वोट करेंगे। उनको वोट करना चाहिए, काम कौन किया है, कर्म क्षेत्र में जो आगे बढ़े उन्हीं को आप वोट कीजिए। चलिए, आखिर में एक संशय भी है और सवाल भी आपसे है कि बात तो यही बन रही है कि चिराग पासवान जो है हाजीपुर से लड़ेंगे, इधर चाचा जो हैं पशुपति पारस जी वो भी अपना दमखम दिखाने को तैयार हैं, ताल ठोक ही रहे हैं। लेकिन अब जो सूत्र के हवाले से बातचीत हो रही है वो बात निकल के सामने आ रही है कि पशुपति पारस जी राज्यसभा जाएंगे। चिराग पासवान की हर बात एनडीए ने मान ली है और चाचा भतीजा को अब एक ही छत के नीचे इस बारिश के मौसम में रुकने को कहा जा रहा है ताकि दोनों एक जगह एक दूसरे का केयर करें। क्या लग रहा है आपको? देखिए, अगर क्या कहते हैं, दोनों परिवार अगर एक हो जाए उससे बेटर कुछ हो ही नहीं सकता। बिकॉज बीइंग अ वुमन मुझे ऐसा लगता है कि घर परिवार टूटने से बेटर एक साथ होना, क्योंकि एक साथ होंगे तो चिराग जी को भी एक बल मिलेगा, मंत्री जी को भी एक एसेट उनको मिलेगा। प्रिंस पासवान जी है, उसके बाद आपके चिराग जी भी अगर आ जाएंगे तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन
जो आपने अभी कहा कि राज्यसभा सीट ये तो खैर बहुत आगे की बात आपने कर दी, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता है कि एज सच कोई इन्फॉर्मेशन या एज सच हर शर्त पे मंजूरी देने का काम मुझे नहीं लगता है एनडीए ने, क्योंकि उनकी तो शर्त ये भी थी कि भाई मुझे 6 लोकसभा सीट भी चाहिए, एक राज्यसभा सीट। तो अगर वो 6 लोकसभा सीट लेंगे, उधर से तो मुकेश सहनी भी वही बोल रहे हैं कि मुझे भी 6 चाहिए। तो भैया आपका पासवान वोट का है ना, सपोर्ट पासवान वोट का है, लेकिन ही इज नॉट ओनली 1% जिसको देख के सारे पासवान क्या कहते हैं उनको वोट करेंगे। ये हम लोग ये प्रेडिक्शन हम लोग सोशल मीडिया पे लोगों का भीड़ देख के आंकड़े लगा रहे हैं, लेकिन असल में कितना वोट कन्वर्ट होगा वो तो वक्त ही बताएगा, और हम लोग समय का थोड़ा इंतजार करें तो मुझे लगता है इस पर ज़्यादा बेटर होगा। चलिए, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। तो हमारे साथ देवजानी मित्रा, जो पशुपति पारस जी के खेमे से राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं और जिन्होंने स्पष्ट किया है कि अभी दिल्ली दूर है, कुछ भी हो सकता है, तब्दीलियां हो सकती है, राजनीति है, कुछ भी कहना असंभव है अभी, क्योंकि आखिरी क्षण में बहुत बड़ा परिवर्तन भी हो जाता है राजनीति में। लेकिन अगर हम बात करें इस बिहार के पूरे सियासी नक्शे की, तो जाहिर सी बात है कि ये जो 5% वोट है वो मायने रखता है। इसके उदाहरण के तौर पर इसी खेमे को सींचने वाले, यानी इन 2 घटकों को सींचने वाले स्वर्गीय रामविलास पासवान को देखा जा सकता है उदाहरण के तौर पे। चलिए देखते हैं किस तरह का माहौल बदलता है इस लोकसभा चुनाव में, इस पार्टी को लेकर, इस कास्ट को लेकर कैसे समीकरण परिवर्तित होते हैं और अंत में कुछ रिजल्ट आता है। इंतजार की जरूरत है। बने रहें आप हमारे साथ। बहुत शुक्रिया आपका।